हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू iSpeaks फोरम। आज हम वीडियो में बात करेंगे स्मॉल कैप फंड्स 2019। मुझसे काफ़ी लोग जैसे पूछ रहे हैं मेरे मेल्स पर और सब्सक्रिप्शन पर कि सर L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड कैसा है, रिलायंस स्मॉल कैप कैसा है, SBI स्मॉल कैप कैसा है। तो उन सभी सवालों के जवाबों के लिए ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि स्मॉल कैप फंड्स में हमें 2019 में निवेश करना चाहिए या नहीं, और कौन से फंड में निवेश करना चाहिए। और उसके साथ में मैं आपको एक्सेल पे ये बताने वाला हूँ कि फंड की आगे की अपॉर्चुनिटी या परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है, वो मैं एक्सेल में उसको बताऊंगा आज आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि गाड़ी हमेशा आगे देख के, शीशे के आगे देख के, जो सामने वाला शीशा होता है उसके सामने देख के ही आप चला सकते हो। रियर व्यू जो मिरर होता है उसको साइड में देख के आप गाड़ी नहीं चला सकते, अदरवाइज आपकी गाड़ी सड़क से उतर जाएगी। दिस इज दी ट्रू। और यही बात आपके इन्वेस्टमेंट्स पे भी लागू होती है। अभी जैसे 2018 का समय रहा है, 2018 समय इक्विटी मार्केट के लिए, ओवरऑल इक्विटी मार्केट के लिए कोई खास नहीं रहा है। 2018 में स्मॉल कैप कैटेगरी ने -25% के करीब के नेगेटिव रिटर्न्स दिए स्मॉल कैप स्पेस में। बट लेकिन हमें इसी के साथ में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, लॉन्ग टर्म इमेज को भूलना नहीं चाहिए। अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो स्मॉल कैप कैटेगरी ने 10 साल में, लास्ट 10 साल में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते तो 10 साल का जो उसका CAGR एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट है वो है 20% से ज्यादा। तो पहले आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं कि स्मॉल कैप एक्चुअली में है क्या, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी हो सके कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो दोस्तों, स्मॉल कैप क्या है? स्मॉल कैप आपके वो स्टॉक्स है, वो कंपनीज है जो अपने अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है। मतलब दीज आर द यंग फॉर्म्स बट हैव द पोटेंशियल टू बिकम अ मिड कैप और लार्ज कैप ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब इनमें इतनी काबिलियत हो सकती है इन कंपनीज में जो आगे जाके एक बड़ी कंपनी बन सकते हैं। पर लेकिन जैसे कि अभी अक्टूबर 2017 में सेबी ने एक इम्प्लीमेंटेशन किया था रिकैटेगराइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में। उसमें उन्होंने ये कहा था कि पहले ये डेफिनेशन डिफाइन नहीं थी, मतलब पहले लार्ज कैप कौन से होंगे, मिड कैप कौन से स्मॉल कैप कंपनी कौन सी होगी, ये डेफिनेशन डिफाइन नहीं था। पर उसको डिफाइन कर दिया गया ताकि इन्वेस्टर्स को फायदा हो। तो एज पर द डेफिनेशन जो टॉप 100 कंपनीज होगी एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो शुरू की टॉप 100 कंपनीज होगी इन इंडिया इन द स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक यूनिवर्स, वो होंगी लार्ज कैप। उसके बाद जो नेक्स्ट 150 कंपनीज होगी दैट विल बी ट्रीटेड एज मिड कैप। उसके बाद जो 250 फर्स्ट से लेके आगे फर्दर जितनी भी कंपनीज होंगी स्मॉल कैप स्टॉक यूनिवर्स में, मतलब जितने भी स्टॉक्स अवेलेबल है 251 से लेके आगे जितनी भी कंपनीज होंगी वो होंगी स्मॉल कैप। तो बट लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है दोस्तों? मार्केट कैपिटलाइजेशन है आपका जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स है कंपनी के मार्केट में, पब्लिक में, उसको मल्टीप्लाई द नंबर दिस प्राइस ऑफ द शेयर, जो भी वैल्यू मार्केट जो निकल के आता है उसको बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दैट कंपनी। तो एज पर द डेफिनेशन जो शुरू की टॉप 100 कंपनीज होगी जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा होगा स्टॉक मार्केट में, वो होंगी लार्ज कैप। उसके बाद नेक्स्ट 150 कंपनीज होंगी मिड कैप और उसके बाद होंगी स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप कंपनीज बेसिकली आपकी स्मॉल कंपनीज है जो अपने अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है, लेकिन उनमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है। मैं एग्जांपल देता हूं जो कि ये कंपनीज बेसिकली आगे जाके मिड कैप और फिर लार्ज कैप बन सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पे कोटक महिंद्रा बैंक का एग्जांपल ले लीजिए। कोटक महिंद्रा बैंक 2001 में जो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो था 500 करोड़ के आसपास का, लेकिन आज 2019 में उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 2 लाख करोड़। तो बेसिकली स्मॉल कैप कोटक महिंद्रा बैंक बिकम अ लार्ज कैप इन अ 17 ईयर्स। लेकिन इसके अगर रिटर्न्स की बात करें, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की बात करें, तो सीधा सा सिंपल से दोस्तों कि इस स्टॉक ने, कोटक महिंद्रा बैंक ने 45,000% का रिटर्न दिया इस दौरान। और दूसरा एग्जांपल देता हूं सिम्फोनी का। सिम्फोनी के कूलर्स आते हैं बेसिकली। सिम्फोनी 2001 में जो शेयर का प्राइस था बेसिकली वो था 58 पैसे, लेकिन आज वो 1400 या 1500 रुपए की वैल्यू पर ट्रेड हो रहा है क्योंकि मार्केट पेनिट्रेशन अच्छा है। सिम्फोनी के कूलर्स काफी फेमस है और अच्छा फंडामेंटल्स है कंपनी का, ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव अच्छी है। और दूसरा एग्जांपल देता हूं दोस्तों, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 2001 में जो शेयर का जो प्राइस था वो ट्रेड होता था लगभग ₹1.30 पे, यानी एक टॉफी के प्राइस की वैल्यू पे।
लेकिन आज उसकी वैल्यू है 1400-1500 रुपए, यानी उस एक स्टॉक के प्राइस की वैल्यू है 1400-1500 रुपए। और एक और एग्जांपल देता हूं ताकि मैं आपको ये प्रूव कर सकूं कि किस तरीके से वेल्थ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है स्मॉल कैप स्टॉक्स में। आइसर मोटर का नाम तो सुना ही होगा आपने दोस्तों, रॉयल इनफील्ड का नाम तो सुना ही होगा। अगर आप 2001 में रॉयल इनफील्ड लेने जाते तो 55,000 रुपए आपको देने होते उस समय। लेकिन अगर वो 55,000 रुपए आप रॉयल इनफील्ड में ना लगा के, रॉयल इनफील्ड ना खरीद के उसको 55,000 रुपए उसी के कंपनी में निवेश करते 2001 में, तो उस 55,000 रुपए की वैल्यू आज की डेट में होती 6.5 करोड़ रुपए। तो 55,000 रुपए की वैल्यू आज की डेट में 6.5 करोड़ रुपए होती। तो इस तरीके की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है आपकी स्मॉल कैप स्टॉक्स में। जितने भी मैंने नाम लिए हैं, these were the small cap companies in 2001, बट लेकिन अब जाके वो मिड कैप और लार्ज कैप में तब्दील हो गई है। तो इस तरीके की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, स्मॉल कैप यूनिवर्स में। लेकिन कौन से स्टॉक में पैसा लगाना है, कौन सा कंपनी आगे जाके आइसर मोटर बन सकता है, कोटक महिंद्रा बैंक बन सकता है, या बालकृष्ण इंडस्ट्रीज या सिम्फोनी जैसा एग्जाम्पल बन सकता है, ये चुनना या उसकी रिसर्च करना, उस पर काफी चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। आपको देखना होगा कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे है, कंपनी की पोजीशन कैसी है, कंपनी के कैश फ्लो कैसा है, कंपनी आगे जाके बन सकती है नहीं बन सकती, किसी परफॉर्मेंस रह सकती है, ये सब देखना हम लोगों के लिए, ऐसा इन्वेस्टर्स के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वहां पे एक एक्सपर्टीज है, फंड मैनेजर को पता है, फंड मैनेजर के लिए फंड को मैनेज करने के लिए हर साल के लिए हम एक फी पे करते हैं, जो कि एफएमसी, जो कि एक्सपेंस रेशो से चार्ज होती है। तो उसकी एक्सपर्टीज है, उसको पता है कि मुझे कौन से स्टॉक में पैसा लगाना है, कैसा परफॉर्मेंस रह सकता है। तो इसलिए स्मॉल कैप फंड्स आपका इन्हीं कंपनीज में, इन्हीं स्टॉक्स में निवेश करता है। अगर मैं सिंपल बात में बात करूं, स्मॉल कैप फंड्स आपका ऐसे ही इन्हीं तरीके की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को ढूंढता है स्मॉल कैप यूनिवर्स में, स्मॉल कैप स्टॉक्स में, और उनमें निवेश करता है। लेकिन वहां आपका किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में पैसा निवेश ना होके डिफरेंट डाइवर्सिफाइड होता है, तो आपका रिस्क भी डाइवर्सिफाई होता है। यानी आप अगर 1,000 रुपए निवेश कर रहे हो तो 1,000 रुपए आपका एक कंपनी में स्टॉक में निवेश ना होके वो 1,000 रुपए 10 कंपनीज में डाइल्यूट हो जाएगा, तो आपका रिस्क भी डाइल्यूट हो जाएगा, तो आपका रिस्क भी कम हो जाएगा। क्योंकि स्मॉल कैप में रिस्क भी उतना ही है। पीसी ज्वेलर्स का एग्जांपल देख लीजिए, डीएलएफ का एग्जांपल देख लीजिए, जेपी का एग्जांपल देख लीजिए, और भी काफी सारी कंपनीज है। जो क्वालिटी का एग्जांपल देख लीजिए, काफी सारी ऐसी स्मॉल कैप कंपनीज है जिन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, या जिनकी लिक्विडिटी खत्म हो चुकी है, थोड़ी लिक्विडिटी का प्रॉब्लम भी था पहले। तो इस तरीके के डिसीजन लेना ये स्मॉल कैप फंड मैनेजर की जिम्मेदारी छोड़ सकते हो आप अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो दोस्तों। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल कैप फंड्स में अगर आपका रिटर्न, आपका जो टाइम होरिजन है, आपका जो ड्यूरेशन इन्वेस्टमेंट का कम से कम 7 साल का है, वो मैं आगे आपको वीडियो में एक्सेल पे भी बताऊंगा कि मैं 7 साल क्यों बोल रहा हूं। तो 7 साल का कम से कम आपको रखना होगा, चाहे वो कोई सा भी फंड हो। क्योंकि मुझसे काफी लोग पूछते हैं फंड के बारे में कि एलएनटी कैसा है, एलएनटी इमर्जिंग बिजनेस फंड कैसा है, रिलायंस स्मॉल कैप कैसा है, स्मेल स्मॉल कैप कैसा है। कोई सा भी फंड्स ले लीजिए, किसी भी बड़ी एएमसी का, स्मॉल कैप कैटेगरी का, क्योंकि रिकैटेगराइजेशन के बाद हर एएमसी का सिर्फ एक ही स्मॉल कैप फंड होगा। पहले तो काफी सारे फंड्स थे, तो हर स्मॉल कैप कैटेगरी का सिर्फ एक ही फंड होगा। तो स्मॉल कैप यूनिवर्स अब थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं ऑर्गेनाइज हो चुका है। तो किसी भी पर्टिकुलर फंड की बात कर लीजिए, चाहे एलएनटी इमर्जिंग बिजनेस फंड हो, चाहे एसबीआई स्मॉल कैप हो, चाहे रिलायंस स्मॉल कैप हो, आप किसी भी एक फंड के साथ बने रह सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होरिजन है कम से कम 7 साल देना होगा। जितना लंबे समय दे सकते हो उतना अच्छा है, और उसको अपने एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल से अलाइन कीजिए। तो ये एक बात, और मैं एक बात खास नोट करने वाली और है बात दोस्तों, इस रिकैटेगराइजेशन के बाद जो 251st कंपनी है, मतलब 291 नंबर से लेके 291 से लेके आगे जितनी भी कंपनी है वो स्मॉल कैप है। तो 291 पे जो आज की डेट में स्टॉक ट्रेड हो रहा है ना, वो 8,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो ये कंपनी पहले जो मिड कैप में आती थी वो अब स्मॉल कैप में आती है। तो इसका मतलब अभी फंड मैनेजर के पास पूरा एक पोर्टफोलियो का, अच्छे स्टॉक्स में निवेश करने का एक ऑप्शन दिया गया है। मतलब उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। पहले जो मिड कैप कंपनीज थी वो अब स्मॉल कैप में आती है। तो अब जो स्मॉल कैप फंड का जो पोर्टफोलियो होगा वो थोड़ा और क्वालिटी होगा, उसमें स्टॉक्स में और क्वालिटी होगी। वो फंड मैनेजर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा अपने क्वालिटी पे। तो लिक्विडिटी की प्रोफाइल, लिक्विडिटी पोजीशन भी अच्छी होगी स्मॉल कैप फंड के साथ में अब रिकैटेगराइजेशन के बाद। तो स्मॉल कैप फंड अच्छे फंड्स है, लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट होरिजन कम से कम 7 साल का है, और मैं आगे क्यों बता रहा हूं 7 साल का, वो हम आगे वीडियो में बताऊंगा एक्सेल पे मैं आपको, कि मैंने
आपका निफ्टी 200 TRI स्मॉल कैप का डेटा कैप्चर करा है लगभग 2006 से लेके अभी तक का, और उसमें मैंने 7 साल का रोलिंग रिटर्न्स कैलकुलेट करा है। और रोलिंग रिटर्न्स ये बताता है कि आप इन सालों में कभी भी किसी भी दिन निवेश करते हो और कम से कम 7 साल के लिए निवेश पे रहते हो, तो आपके रिटर्न्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, वो मैं आपको आगे वीडियो में एक्सेल में बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो में मैं आपको विनती करना चाहूंगा कि अगर दोस्तों आप चाहते हो कि मैं आपके मेल्स के जवाब दूं, या पर्टिकुलरली आप चाहते हो कि मैं इस तरीके के जो आर्टिकल्स है जिसमें मैं आपको डिटेल्ड आर्टिकल बताता हूं उसको सब्सक्राइब करना चाहते हो, नीचे मैंने सब्सक्रिप्शन लिस्ट दिया हुआ है जिसमें मैं जब भी आर्टिकल को डालता हूं तो वो आर्टिकल में आपकी मेल आईडी पर आ जाएगा। लेकिन उसमें आप नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके आप सब्सक्राइब पे बटन पे वहां पे लिंक पे क्लिक करके आप के सामने जो पेज होगा वहां पे आप मेल आईडी डाल के सब्सक्राइब कर सकते हो। तो जितने भी मेरे जिस तरीके के आर्टिकल्स रहते हैं जो मैं ब्लॉग्स पे लिखता हूँ या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे लिखता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। फाइनेंशियल प्लानिंग के क्वेश्चन के जवाब देता रहता हूँ, जो मेरे यूजर्स मुझसे सवाल पूछते रहते हैं उसके आंसर देता रहता हूँ। वो सारे आर्टिकल्स में फ्लोट करता हूँ अपने सारे इन्वेस्टर्स के साथ में जो मेरे सब्सक्राइबर्स है। तो वहां नीचे जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन पर क्लिक करके आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं और मैं उस डेटा के बारे में बात करते हैं कि स्मॉल कैप फंड ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है अगर आप 7 साल के लिए होल्ड करते हो। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा मैं आपको बता रहा था कि मैंने निफ्टी स्मॉल कैप 200 TRI का डेटा कैलकुलेट करा है, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी का बेंचमार्क है। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर स्मॉल कैप फंड्स के बेंचमार्क को रिलेटिव परफॉर्मेंस को टैली करना है या उसके परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है तो आप उस फंड के बेंचमार्क को ट्रैक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 200 TRI का डेटा 2006 से लेके अभी तक का इन्वेस्टमेंट का ट्रैक करा है। मतलब इसमें मैंने यहाँ पे रोलिंग रिटर्न्स कैलकुलेट करे कि मान लीजिए अगर आप 3 अप्रैल 2006 में स्मॉल कैप फंड में स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश करते और 3 अप्रैल 2013 में पैसे को विड्रॉ करते, तो आपने 3 अप्रैल 2006 में निवेश करा था 1958 रुपये पे और 3 अप्रैल 2013 में उसकी वैल्यू थी 3275 रुपये। तो कितना CAGR रिटर्न मिला, मैंने यहाँ पे CAGR रिटर्न निकाला हुआ है 7.62, यानी 7 साल में जो रिटर्न्स का CAGR रिटर्न निकला है इस दौरान, इस पीरियड में, इन 7 सालों में वो था 7.62। तो इस तरीके से मैंने फिर अगला 4 अप्रैल का डेटा लिया, फिर 5 अप्रैल, हर दिन का डेटा लिया है मैंने कि ये पूरा का पूरा 2019 तक का। 15 फरवरी 2012 में निवेश करते, 15 फरवरी 2019 में विड्रॉ करते, आज मतलब अभी 3 दिन पहले, तो आपको 11% का CAGR रिटर्न मिला। तो ये सारा मैंने कैलकुलेट करा है। इसमें मैंने सारे सिनेरियोस निकाले हैं कि किस हर सिनेरियो में अगर मैं डेली निवेश करता हूं तो मुझे 7 साल के दौरान में कितना CAGR रिटर्न मिल जाता। क्योंकि मार्केट में 2006 के बाद 2007 के बाद मार्केट में बहुत गिरावट आई थी ओवरऑल इक्विटी मार्केट में, जैसा हम जानते हैं 2008 में और 2013 में, तो उस वजह से आपके CAGR रिटर्न यहाँ पे शुरू के सालों में कुछ कम है। बट फिर भी ये सही मापदंड है किसी भी पर्टिकुलर फंड को या किसी भी बेंचमार्क को देखने का कि उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो 7 साल में जो मैंने यहाँ पे चार्ट निकाला है, मतलब इस पूरे रिटर्न्स का जो चार्ट निकाला है, उसमें ये है कि आपका कोई भी एक दौरान किसी भी दिन अगर आप निवेश करते तो कोई भी एक ऐसा 7 साल का पीरियड नहीं रहा जिसमें आपको नेगेटिव रिटर्न मिला है। सिर्फ आपको 5-5.5% के करीब का एक सबसे स्मॉलेस्ट रिटर्न मिला है, वो मैंने आगे कैलकुलेट किया हुआ है, और मैक्सिमम 20% के करीब का रिटर्न्स मिला है। तो मैक्सिमम जो आपके रिटर्न्स लाई कर रहे हैं वो लगभग 10% की रेंज में लाई कर रहे हैं। ये मैंने सब एक चार्ट पे निकाला था, चार्ट मैंने निकाला था अपना निफ्टी स्मॉल कैप के RI का। तो मैंने ये कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे देखा कि जो रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी है, यानी ये जो टोटल जो रिटर्न्स है, ये जो टोटल पीरियड है, ऐसे जो इवेंट्स है, ये टोटल इवेंट्स है 1378, यानी 1378 ऐसे इवेंट्स है कि मैं किसी भी दिन 1378 दिन में से मैं किसी भी दिन निवेश करता हूं तो मेरे रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी कैसी है। तो मैंने देखा कि 10 से 15% के CAGR रिटर्न मिलते हैं आपको। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो है 706, यानी 706 ऐसे टाइम फ्रेम था इन 1378 में से 706 दिन में से, इन 706 दिन में मैं कभी भी निवेश करता तो मेरे को 10 से 15% के रिटर्न बीच में रेंज में मिलते। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी थी वो थी 51%, लेकिन 15% या 15% से ज़्यादा रिटर्न मिले रहते। इसके रिटर्न्स की जो डेट थी, प्रोबेबिलिटी थी वो थी 143, 10.04%।
लेकिन एक भी समय ऐसा नहीं रहा है स्मॉल कैप कैटेगरी में कि आपको नेगेटिव रिटर्न मिला या 0% रिटर्न मिला है एक भी दौरान। लेकिन 8% या 8% से ज़्यादा ऐसे 8% या 8% से कम, सॉरी, ऐसे इवेंट थे 208, यानी 15% की प्रोबेबिलिटी। लेकिन 10% या 10% से ज़्यादा ऐसे इवेंट्स थे 61.6%, 1378 में से, 849 इवेंट्स थे ऐसे। 8 से 10% रिटर्न्स की जो रेंज थी वो थे 321, यानी 23% के रिटर्न्स की। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ कि देखो, आप बीच में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक एक दिन का कितना इंपैक्ट पड़ सकता है। आप देख सकते हो कि अगर मैं 19 सितंबर में निवेश करता और 19 सितंबर 17 में विड्रॉ करता तो मेरे को 10.09% का CAGR रिटर्न मिलता। लेकिन सिर्फ मैं एक दिन अगर डिले कर देता और 20 सितंबर में निवेश करता और 20 सितंबर 17 में रिडीम करता तो मेरे का CAGR रिटर्न था 9.86 का। और भी आप आगे देख सकते हो, मैंने ये सारा कैलकुलेट करा है मैन्युअली। आप यहां पे देख सकते हो कि सिर्फ मैंने अगर 8 नवंबर 9 में इन्वेस्टमेंट किया होता और 8 नवंबर 16 में विड्रॉ करा होता तो मेरे को CAGR रिटर्न मिलता 10.34%। लेकिन सिर्फ 4 दिन, सॉरी, मैंने यहाँ पे सिर्फ 4-5 दिन अगर मैं करके वेट करके 15 नवंबर में निवेश करता और 15 नवंबर 16 में विड्रॉ करता तो मेरे को CAGR रिटर्न मिलता 8.76, यानी लगभग 2% का डिफरेंस। अब ये 2% का डिफरेंस काफी बड़ा हो सकता है 7 साल में, क्योंकि इसकी कंपाउंडिंग इंपैक्ट आती है। तो इसलिए मैंने सारे सिनेरियोस निकाले हैं कि मिनिमम चांसेस, मिनिमम रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मैक्सिमम रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है। इसके लिए मैन्युअली सारा डेटा मैंने ये एक्सेल पे कैलकुलेट करा है, सारे सिनेरियोस कैलकुलेट करे। उन सारे सिनेरियोस की जो फाइंडिंग्स निकल के आई है वो यही निकल के आई है कि कोई भी ऐसा टाइम फ्रेम नहीं रहा है 7 साल के में कि अगर आप 7 साल इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करते कि आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिले हैं। मिनिमम जो रिटर्न्स मिले थे वो मिले थे 6.46 समथिंग का, मैक्सिमम जो रिटर्न्स मिला था 20% के आसपास का CAGR। आई एम टॉकिंग अबाउट CAGR रिटर्न्स। तो लेकिन जो कोई भी दौरान मैक्सिमम जो सिनेरियो रहे हैं, मैक्सिमम जो रिटर्न्स की जो रेंज रही है 7 साल में वो 10 से 15% की रही है। तो अगर चाहे आपका L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड हो, चाहे वो रिलायंस स्मॉल कैप हो, चाहे SBI स्मॉल कैप फंड हो, क्योंकि सारे जितने भी पर्टिकुलर फंड है वो स्मॉल कैप कैटेगरी के इसी बेंचमार्क में इन्हीं बेंचमार्क में से निवेश करते हैं, इन्हीं बेंचमार्क में जो लिस्टेड स्टॉक्स है उनमें निवेश करते हैं। तो आप उन फंड्स पे रिलाई कर सकते हो। अगर नेगेटिव रिटर्न्स रहा भी है 2018 में तो उनके साथ कंसिस्टेंसी रखिए, लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रखिए। अगर आपने एक अच्छी AMC चुनी है, क्योंकि अभी हर AMC में सिर्फ एक ही स्मॉल कैप कैटेगरी फंड होगा, तो उन AMC के साथ में, उन स्मॉल कैप फंड्स के साथ में बने रहिए, चाहे वो L&T इमर्जिंग बिजनेस हो, चाहे SBI स्मॉल कैप हो, चाहे आपका रिलायंस स्मॉल कैप हो। क्योंकि नॉर्मली जितने भी फंड्स है उन फंड्स के रिटर्न्स लगभग सेम ही रहेंगे, क्योंकि इट डिपेंड्स कि आपका स्मॉल कैप यूनिवर्स कैसा परफॉर्म करता है। तो आपका अगर नेगेटिव रिटर्न रहा भी है लास्ट 1 साल में तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है स्मॉल कैप के। और इवन जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्मॉल कैप 2018 में उस पर काफ़ी वैल्यू पे डिग्रेड हुआ है, काफ़ी सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम वैल्यू पर ट्रेड हो रहे हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमें स्मॉल कैप में निवेश करने का। अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको 100 रुपए की जगह अगर 80 रुपए का मिल रहा है तो हमें 80 रुपए में खरीदना चाहिए। सेम यही बात लागू होती है आपके स्मॉल कैप के साथ में भी। अगर कोई एक पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक जो कि 100 रुपए की वैल्यू पे ट्रेड होता है, एवरेज उसका जो प्राइस है वो 100 रुपए की वैल्यू है, लेकिन आज मार्केट में गिरावट आई है और वो 80 रुपए पे मिल रहा है, तो डेफिनेटली 80 रुपए पे आपको खरीदना चाहिए। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट होरिजन कम से कम 7 साल लगा है, मैं यहाँ पे कहूंगा कि अगर 10 साल, मैंने ये 7 साल का निकाला क्योंकि मैं चाहता हूं कि 7 साल पीरियड में कम से कम रखे। लेकिन मैंने देखा था कि 10 साल के टाइम होरिजन में भी मैंने कैलकुलेट करा था, 10 साल में निकल के आया था कि मिनिमम जो रिटर्न्स निकल के आए थे 10 साल में वो थे 10.11, लेकिन जो मैक्सिमम रिटर्न्स थे वो थे 35 समथिंग % का। लेकिन जो एक मतलब मोर देन 88% की जो प्रोबेबिलिटी थी वो थी कि 15% से ज्यादा रिटर्न मिले रहते अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट होल्ड करते। तो ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद था कि सर दोस्तों, कोई सा भी फंड हो स्मॉल कैप कैटेगरी का आपके पास, अच्छी AMC का है, चाहे वो L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड हो, चाहे वो रिलायंस स्मॉल कैप हो, चाहे वो आपके पास SBI स्मॉल कैप फंड हो, चाहे DSP का माइक्रो कैप हो, कोई भी स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, उस पर संयम रखे, पेशेंस रखे, लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव देख के उसको फंड को होल्ड कीजिए, उसमें इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखिए। SIP के थ्रू है तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि SIP में तो आपकी
जो परचेज प्राइस है वो एवरेज आउट हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो रिटर्न्स का फायदा मिलेगा, लेकिन आपको संयम रखना होगा। संयम रखें और उसमें इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखें, चाहे वो एसआईपी के थ्रू हो, चाहे वो लमसम के थ्रू है। रिटर्न्स की गारंटी हमेशा मैं आपको डेटा के साथ रिलाई कर सकते हो। डेटा यही बोलता है कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने के पूरे पूरे चांसेस है। तो आई बिलीव ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं जो बताना चाहता हूं कि स्मॉल कैप कैटेगरी के लिए मैंने आपके लिए एक्सेल निकाला था, ये मैन्युअली कैलकुलेट करा कि मैं, ताकि आपको प्रूव कर सकूं कि स्मॉल कैप के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप 7 साल के लिए होल्ड करते हो। तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ में जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर आप चाहते हो कि आप मेरे आर्टिकल्स को सब्सक्राइब करना चाहते हो, मेरे जो क्वेश्चन एंड आंसर मैं दोस्तों के सवालों के जवाब देता रहता हूं, उनको सब्सक्राइब करना चाहते हो, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मेल्स को सब्सक्राइब करने के लिए, वहां जाके आप अपनी मेल आईडी डाल के सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद इतना ही था। आई बिलीव वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो अगर लाइक कीजिए चैनल को, हाँ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नए टॉपिक के साथ में आएंगे। हम इस तरह की पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी जानकारी और म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारी आप अपने चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।